चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर द सर्किट शोन फाइंड आउट द करंट थ्रू 2 ओम। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ये जस्ट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि इस 2 ओम के अक्रॉस में कितना करंट होगा। डेफिनेटली ये कुछ लोग सोचेंगे कि ये करंट सोर्स आ रहा है, ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे कि ये वोल्टेज सोर्स है। तो करंट सोर्स की वजह से 5 एम्पेयर इधर आ जाएगा। जो लोग ऐसा सोचेंगे वो सबसे पहली गलती करेंगे, इसलिए सबसे पहला ऑप्शन ये दिया है, राइट। ये पहली गलती। कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा बिकॉज ऑफ दिस 4 वोल्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 4 वोल्ट, यही 4 वोल्ट इधर भी आ रहा है, ठीक है, 4 वोल्ट इधर भी आ रहा है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे हमें करंट मिल जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 2, और ये 5 एम्पियर भी आ रहा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार वोल्टेज इन दोनों के बीच में फिक्स कर दिया है कि 4 वोल्ट है बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, तो वो किसी भी हालत में इस ब्रांच में, राइट, 2 एम्पियर से ज़्यादा नहीं देगा आइडियल सिचुएशन में, राइट। तो इसका आंसर होगा 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर देते ही आप इसका आंसर कर सकते थे, बट अब इन्होंने दूसरा पार्ट भी पूछा है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द चेंज टू बी मेड टू डबल द करंट थ्रू दिस, राइट। तो अगर यहाँ पे हमें डबल करना है, तो मैंने कहा ना कि अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आपने फिक्स कर दिया है तो करंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स आपको डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा फॉर दैट। तो वोल्टेज सोर्स क्या होगा, डबल कर दो, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 4 8 कर दो, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताया। अब आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख के एकदम से आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि यार करना क्या है इसमें। पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो कहाँ पे, इनपुट लूप में। अब देखो, अगर ये सिंपल सा सिर्फ कैपेसिटर होता ना तो हम इजीली कर सकते थे, सीरीज पैरेलल कनेक्शन लगा के, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंट करंट सोर्स थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस अदर एलिमेंट थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ सिंपल कैपेसिटर लगे होते ऐसे ऐसे करके, तो आप सीरीज पैरेलल कनेक्शन लगा के इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यानी इन्होंने पूछा है कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट, यहाँ पे कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले अगर कैपेसिटेंस पूछा है और स्टार्टिंग का पूछा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें Z कैलकुलेट करना होता है, इम्पीडेंस। अब यहाँ पे इंडक्टर है नहीं, तो मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको XC कैलकुलेट करना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इंडक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे XC को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, XC को कैलकुलेट करने के लिए या फिर Z को कैलकुलेट करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक सिंपल सा होता है कि जो इनपुट वोल्टेज होता है डिवाइडेड बाय इनपुट करंट करना होता है, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर Z ऑल्सो, राइट, इनपुट वोल्टेज अपॉन जो भी इनपुट करंट है। इनपुट करंट मतलब इस ब्रांच में जो करंट होगा यहाँ पे, और इन 2 पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगा, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि हर एक स्टेप पता चले कि क्यों ये कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये जानेंगे। अब आप बोलोगे कि VI तो दिया नहीं है, ठीक है, VI दिया नहीं है और I1 दिया है, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन का क्या मतलब हुआ पता है आपको? ये सिचुएशन का मतलब ये हुआ कि आपको V में कोई रिलेशन V में निकालना है, कोई रिलेशन I में निकालना है, मतलब राइट, और वो दोनों रिलेशन किसी एक वेरिएबल में होंगे और वो वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे कोई वैल्यू मिल जाएगी। वही वैल्यू इधर और वही वैल्यू फिर इधर हेल्प करेगी। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले राइट, अब मैं आपको अपोजिट दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें XC निकालना पड़ा, ठीक है, और XC का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, XC इज इक्वल्स टू 1/ωc, ठीक है, ओके। अब आते हैं कि सर ये इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे। तो ये इम्पीडेंस निकालने के लिए राइट, मतलब रिलेशन बिटवीन V एंड I निकालने के लिए हम जनरली KVL का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको KVL ही मिलेगा और वहाँ पे आप आइडियली ऐसा मानते हो कि आपने V इन वोल्टेज दिया, ठीक है,
यहाँ पे ऐसा आप एज्यूम करते हो कि इन दोनों के बीच में आपने वी इन वोल्टेज दिया या 1 वोल्टेज दिया। जनरली वी इन लेने से थोड़ा सा इजी भी रहता है, काफ़ी बार 1 लेने से भी इजी रहता है, बट यहाँ पे वी इन इसलिए क्योंकि आप वी इन बाई अगर आई इन कर दोगे तो आपको Z मिल जाएगा, दैट्स वाई, इसलिए वी इन लिया है। ठीक है, किसी किसी प्लेस में 1 वोल्ट से भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब आता है कि वी इन लिया वोल्टेज, तो आपने KVL लगाया, तो I1 इज इक्वल्स टू दिस, सो 2 इंटू I1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 2 इंटू I1। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे देखो I1 करंट इधर से आ रहा है ना, और 49 I1 करंट इधर से आ रहा है, तो डेफिनेटली इस ब्रांच में कितना करंट होगा, I1 प्लस 49 दैट इज़ 50 I1 करंट है। अब 50 I1 मल्टीप्लाई बाई ये कर दोगे आप। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो बहुत ईजीली था, कैपेसिटेंस को देख के एक फीलिंग सी आई आपको, यार मैं यहाँ पे क्या 100 मल्टीप्लाई बाई 50 कर दूँ। काफ़ी स्टूडेंट ऐसी गलती कर देते हैं हाँ जल्दबाजी में, क्योंकि ये C है और C मल्टीप्लाई बाई आई ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट। तो हमें इस C के जगह पे क्या लेना पड़ेगा, XC लेना पड़ेगा ना, वो इम्पॉर्टेंट है। कोई कोई लोग सोच रहे होंगे यार इंटीग्रेशन I dt ये ले क्या, इस तरीके से 1/C I dt ये सब ले क्या, वोल्टेज ड्रॉप ही तो फाइंड करना है वहाँ पे। बट आपको लगता है ये यहाँ पे यूज़फुल रहेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है दिमाग में उस वक्त एग्ज़ाम के, जब एग्ज़ाम हॉल में होते हो ना या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो ये भी आता है कि ऐसा करना है या फिर XC वाला कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली XC वाला कॉन्सेप्ट लोगे, सो XC माइनस JXC करके आपने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गई बात। ओके, नाउ आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, तो आप क्या कर सकते हो, I को कॉमन ले लोगे, I1 को कॉमन ले लोगे, सो I1 अपॉन वी इन कर दिया आपने। ठीक है, और जब आप इसको देखोगे ना, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे XC लिखा हुआ है, JXC लिखा हुआ है। ठीक है, सो दैट शुड भी यहाँ पे JXC होना चाहिए, इन लोगों ने शायद बाय मिस्टेक V लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे XC होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपने I को नीचे भेज दिया, तो आपको ये एक रिलेशन मिल गया, जो मैंने Z कैलकुलेट करने के लिए कहा था आपको। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस। अब इस रिलेशन में मिलने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिलेशन नहीं पता चलता कि यहाँ तक तो पहुँच गए, पर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज द इमेजिनरी पार्ट इज नेगेटिव, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, सो इम्पीडेंस हैज़ एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। ठीक है, तो हमें ये चीज़ तो पता चल गया कि यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, नेगेटिव पार्ट के वजह से, पॉजिटिव होता तो इंडक्टर होता, और दिख भी रहा है कि इंडक्टर तो है ही नहीं, तो डेफिनेटली XC होने वाला है। ठीक है, तो क्या समझे ये लोग कि जब किसी भाई साहब को बोला गया कि आप इधर से देखो आपको क्या दिखता है, कितना इम्पीडेंस दिखता है, तो उसने बोला देखो भाई साहब हमको 2 रेजिस्टेंस दिखता है और एक नेगेटिव पार्ट दिखता है, दैट इज़ इम्पीडेंस, टोटल ये दिखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यही पार्ट हमारा XC है, XC इक्विवेलेंट है, आराम से कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपने ये कह दिया तो आपको पता चल गया कि दिस इज़ 50 XC है, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, राइट। सो इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो 1 अपॉन आपने ओमेगा C इक्विवेलेंट 1 अपॉन ओमेगा ये कर दिया। अब C की वैल्यू आपको दिया हुआ है जानबूझ के, ओमेगा कैंसिल कर देंगे। कोई लोग जानबूझ के यहाँ पे ओमेगा आपको दे के भी रखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखे रखेंगे तो यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे भी कैंसिल होने वाला है इस क्वेश्चन में, बस आपने इसको सॉल्व कर दिया, C की वैल्यू आ गई। समझ में आया। फिर से मैं आपको जानबूझ के ये एक स्टेप बता रहा हूँ, मतलब ताकि आप भूल ना जाओ। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बोला कि भाई मुझे इधर से कितना इम्पीडेंस दिखता है ये बता दो, तभी जाके मैं इक्विवेलेंट C बता पाऊँगा। अब ये देखने के लिए हमने बोला कि भाई साहब KCL हमें हेल्प करो। फिर हमने इनपुट इम्पीडेंस देखने के बाद हमने बोला कि भाई XC ही है सिर्फ, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, XC ही है, तो दोनों का फॉर्मूला लगाया, दोनों को इक्वेट कर दिया और C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ मैनी, अच्छा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता है, हाउ मैनी दिस लैम्प। ठीक है, आपके घर में इतने लैम्प है कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, ये भी दे के रखा हुआ है, अच्छी बात है।
तो टोटल कंजम्पशन ऑफ पावर कम हो जाएगा। कितने लैंप अगर आप ये सीरीज़ में लगाओगे तो टोटल कंजम्पशन एज 100 वाट एंड 220 वोल्ट इंस्टेंटेड लैंप, ठीक है। तो काफ़ी लोग ये कहेंगे ना कैसे हो सकता है, राइट, ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि 200 वाट के बल्ब को सीरीज़ में लगा के, कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा सोच सकते थे कि शायद पैरेलल में लगाते तो हो सकता था कि चलो कम कहते हैं पावर कंज्यूम करेगा, बट सीरीज़ में लगा के कैसे बना, तो नॉट पॉसिबल, कुछ लोग ऐसा कहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा कोई और सोचेगा कि यार चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं कि क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो ये कंडीशन हमें अगर फुलफ़िल करनी है P = VI, अब I का तो रोल है नहीं तो मैं I वाले पार्ट लूँगा नहीं, तो V²/R। तो ये कंडीशन अगर मुझे फुलफ़िल करनी है तो मुझे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको इंडिविजुअली जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और चेक करोगे कि यार इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू और राइट इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या डिफरेंस है, अगर सबसे पहले ये कैलकुलेट करोगे उसके बेसिस पे ही आप ये बता पाओगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सीधा समझाता हूँ कि इस वजह से आप क्या करोगे। सबसे पहले जो लैंप दिया है ना उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो आपको मिल गई 242, राइट। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो पावर हमें चाहिए, राइट, जो पावर हमें चाहिए उसके लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट यहाँ पे जब आप देख रहे हो एक चीज़, तो ये नोट करना कि यहाँ पे यहाँ पे 220 वोल्ट दिया हुआ है और हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना है, ठीक है, सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज तो डिवाइड होने वाला है, ठीक है। सो लेट n नंबर ऑफ लैंप आर कनेक्टेड इन सीरीज़ अक्रॉस द, ये गलती से लिखा है, यहाँ पे होगा 220 वोल्ट, ठीक है। सपोज 220 वोल्ट n नंबर ऑफ सीरीज़ कनेक्टेड है, ठीक है। अब सीरीज़ में कनेक्टेड करोगे तो आप डेफिनेटली यही कहोगे ना कि भाई 242 के मल्टीपल में ही आने वाला है, तो आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, रेजिस्टेंस तो बढ़ने वाला है सीरीज़ में, समझ में आया, रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा। तो यहीं पे सबसे पहले कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, चलो एक बार ट्राई करके तो देखते हैं कि टोटल पावर कंजम्पशन कितना करना है। तो उन्होंने बोला कि टोटल पावर कंजम्पशन है ना भाई साहब 100 करना है। कितना वोल्टेज भाई साहब, वोल्टेज हम 220 वोल्ट देने वाले हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 242 है। जस्ट आप इसको कैलकुलेट करोगे और आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन को देख के तुरंत आंसर नहीं दे देना कि नहीं नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेजिस्टेंस तो मान लो यहाँ पे 242 रेजिस्टेंस आ गया है तो डेफिनेटली 242 रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है, और जब पावर कम है ऑलरेडी, ठीक है, पावर कम है तो रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोच साच के कि वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, ये सब डायरेक्टली सोच के नहीं जाना, एक बार उसको अच्छे से ट्राई करना है, राइट, ओके। जितने भी डाउट इस क्वेश्चन में, शायद अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और मुझे लगता है कि अगर समझ में आ गया तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। चलिए अब आता है ये क्वेश्चन देख के आंसर देने वाला था, ये पता नहीं क्यों पूछ लिया इन लोगों ने, शायद मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट को कि भाई साहब व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, और दिखने से ही पता चल रहा है सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तो इससे बता दीजिए कि यहाँ से कितना करंट जाएगा, तो 0 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट ये पता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे आप स्टार्ट करते हो ना, देखने से आपको टफ लगेंगे, बट जैसे स्टार्ट करते हो तो आपको क्या कहते हैं सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। मैंने देखा है कुछ क्वेश्चंस में, देखो ये देखने से लगता है कि यार करंट बताना है, ये वाला करंट बताना है। अब ये करंट बताना है, कहीं ना कहीं मुझे ये सारे पैरामीटर पता होने चाहिए, यानी ए बी कैलकुलेट करना है। ए बी कैलकुलेट करने के लिए मुझे ए और बी के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ए पॉइंट का वोल्टेज मुझे कैलकुलेट करना है, तो 5 वोल्ट के अक्रॉस में मैं ऐसे लगा दूंगा, तो वोल्टेज डिवाइडर, राइट, हमें पता है ना वोल्टेज डिवाइडर, तो 2.5 वोल्ट इधर होगा, 2.5 वोल्ट इधर होगा, सिंपल सी बात है। तो मुझे VA मिल गया 2.5 वोल्ट। अब VB चाहिए, राइट, VB कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे KVL लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं KVL से दिखा देता हूँ आपको सीधा कि जैसे ही आपने KVL लगाओगे ना, आपको एक रिलेशन मिल जाएगा कि VAB, राइट, ये वाला AB ऐसे लिख सकते हो आप। सो VAB इज इक्वल्स टू
I2 एक रिलेशन मिल गया कि ये जो हमारा I2 है ना वो VAB के बराबर है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि VB कितना होता है, राइट। VB कितना होगा तो I2, क्योंकि इधर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो VB कितना हो गया आपका I2, देख पा रहे हो, VB आपका I2 हो गया। अब VB I2 है और I2 AB है, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि AB इज सेम एज दिस वोल्टेज अक्रॉस दिस। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निकल के आएगा, देख के पता नहीं चलेगा, जब आप सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि VAB किसके बराबर है, I2 के बराबर, ठीक है, I2 के बराबर। I2 किसके बराबर है, I2 बराबर है VB के, ठीक है। ये तीनों, ये रिलेशन जैसे ही आपको मिल गया, आपकी कहानी सिंपल हो गई, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू VB, तो VB को भेजोगे उस तरफ डिवाइड बाय 2, सो आप बोलोगे कि VB इज इक्वल्स टू 1.25। अब VB इज इक्वल्स टू 1.25 का मतलब क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू I2, जो हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन बीच में थोड़ा सा टफ था, बाकी सभी क्वेश्चन ईजी थे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।